हेलो दोस्तों, मैं स्मिता शंकर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज का जो टॉपिक है वह है डेवलपमेंट यानी विकास का टॉपिक। अगर आप बीटीटी, सीटीटी या किसी भी टीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके सारे एग्ज़ाम की तैयारी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं डेवलपमेंट के बारे में जानना। दोस्तों, डेवलपमेंट के बारे में कहा गया है कि डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, विकास के बारे में कहा गया है कि यह जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है, यानी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ। दोस्तों, अगर आप पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे या फिर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके सामने एक वर्ड आएगा जो आप हमेशा याद रखें। वह क्या है? वम्ब टू टम्ब, यानी गर्भ से कब्र तक। इस शब्द का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है आपके एग्ज़ाम में विकास को दर्शाने के लिए, यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो वम्ब टू टम्ब यानी गर्भ से कब्र तक चलती है। तो अब चलिए जानते हैं कि विकास जीवन भर पर चलने वाली जो प्रक्रिया है वह आखिर है क्या। तो विकास को इस तरह कहा गया है, इस तरह परिभाषित किया गया है कि द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बींग्स, यानी विकास शब्द का तात्पर्य मानव में होने वाले परिवर्तनों से है। अब बात आती, यह तो आप समझ गए कि विकास क्या है। विकास मानव में जो परिवर्तन होता है उसको विकास कहते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो आपसे अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब देंगे कि मानव में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। पहला मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन को क्वांटिटेटिव चेंज कहा गया है और गुणात्मक परिवर्तन को क्वालिटेटिव चेंज कहा गया है। तो चलिए हम जानते हैं, समझते हैं कि इस दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों, मात्रात्मक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसे हम माप सकते हैं, और जिसे हम माप नहीं सकते उसे हम कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। अब किस परिवर्तन को मापा जा सकता है, किस परिवर्तन को मापा नहीं जा सकता है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक बच्चा है। जन्म के समय इस बच्चे का अगर वजन किया गया तो यह 3 kg का था। 1 साल बाद जब इस बच्चे का फिर से वजन किया गया तो अब यह बच्चा 10 kg का हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि बच्चा जन्म के समय 3 kg का था, अब 10 kg का हो गया। तो इस बीच में बच्चे के वजन में कुछ अंतर आया। क्या अंतर आया? इसे हम माप कर पता कर सकते हैं कि बच्चे के वजन में 7 kg का अंतर आया। तो 7 kg के अंतर को हमने कैसे पता किया? माप कर पता किया। इसका मतलब बच्चे के वजन में जो अंतर आया वो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ बच्चे में? मात्रात्मक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि हम इसे माप सके। चलिए हम गुणात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण समझते हैं। एक बच्चा है जो जन्म के समय लेटना जानता है। सभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तब वो लेटे ही रहते हैं। 1 साल बाद वह बच्चा धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जन्म के समय बच्चा लेटा था। 1 साल बाद जब बच्चे में कुछ विकास हुआ तो वह चलना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चा में कितना विकास हुआ इसे हम माप तो नहीं सकते। ना हम लेटने को यूनिट में माप सकते हैं, ना ही चलने को यूनिट में माप सकते हैं। तो वह परिवर्तन जिसे हम माप नहीं सकते उसे क्या कहा गया है? गुणात्मक परिवर्तन। तो उम्मीद है कि आपको इस दोनों में अंतर समझ आया होगा। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मात्रात्मक परिवर्तन के बारे में। दोस्तों, मात्रात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंज जो है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जो जिससे आप सब वाकिफ होंगे। इसे कहा जाता है वृद्धि। आप सबने वृद्धि के बारे में सुना होगा। वृद्धि, जैसे इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक रहता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है।
तो ये वही वृद्धि है जिसे हम मात्रात्मक परिवर्तन अभी समझाए हैं, या फिर जो अभी मात्रात्मक परिवर्तन समझे हैं उसी को वृद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न की विकास वृद्धि में क्या अंतर है, ये सब जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं वो सब आज हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी इसे हिंदी में कहेंगे विकास की अवस्थाएं। दोस्तों, जब बच्चे में विकास होता है तो वह बच्चा कई अवस्था से होके गुजरता है। ऐसा नहीं कि बच्चा अभी बच्चा है और अचानक से वो किशोरावस्था में पहुंच गया या फिर अचानक से वो बूढ़ा हो गया। ऐसा नहीं होता। वो हर एक बच्चा हर एक अवस्था से होके गुजरता है। जैसे यहाँ एक बच्ची है, यह भी किसी और अवस्था में है, ये उससे आगे की अवस्था में है और ये किसी और अवस्था में है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे कैसे बच्चा किस अवस्था में किस उम्र में पहुँचता है। तो सबसे पहले जो बच्चे की अवस्था आती है उसे कहा जाता है प्रीनेटल स्टेज, यानी इसको हिंदी में कहते हैं गर्भावस्था। यह कब से कब तक होता है? यह अवस्था जब होता है जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, और इसका टाइम पीरियड है 9 मंथ 10 डेज। तो 9 महीना 10 दिन गर्भावस्था का टाइम पीरियड है। यह वह अवस्था है जिस समय बच्चा अपनी माँ की पेट में रहता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीनेटल स्टेज। दूसरा स्टेज है इन्फेंसी, यानी शैशवावस्था। यह अवस्था कब से कब तक रहती है? जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक। तीसरा है चाइल्डहुड, यानी 2 से 12 वर्ष की उम्र तक ये रहता है। इसे हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था। यह अवस्था आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। चाइल्डहुड और एडोलेसेंस पीरियड भी। एडोलेसेंस पीरियड 12 से 18 वर्ष तक होता है और इसे कहा जाता है किशोरावस्था। एडल्टहुड को कहा गया है प्रौढ़ावस्था। यह 18 से 60 साल की उम्र तक होता है, और 60 साल के बाद जो अवस्था आती है उसे कहा गया है वृद्धावस्था। तो चलिए अब हम समझते हैं चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था के बारे में। दोस्तों, चाइल्डहुड को यहाँ लिख देते हैं, हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को 2 भाग में बांटा गया है। पहला इसका जो है चाइल्डहुड होता है 2 से 12 वर्ष की उम्र तक के बीच को कहा गया है चाइल्डहुड। इसे 2 भाग में बांटा गया। पहला 2 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए, और दूसरा 6 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए। दोस्तों, 2 से 6 वर्ष की उम्र के बीच जो टाइम पीरियड है उसे कहा गया है पूर्व बाल्यावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड। और 6 से 12 के वर्ष के बीच जो टाइम पीरियड है उसे कहा गया है उत्तर बाल्यावस्था, यानी लेटर चाइल्डहुड। दोस्तों, यह जो बांटा है बाल्यावस्था को 2 भागों में, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इसका क्या नाम है आप हमें कमेंट में बताएं अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो मैं बता दे रही हूँ। यह बांटा है जिन्होंने, उनका नाम है हरलॉक। हरलॉक वो हैं जो जिन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इस दोनों अवस्थाओं की कुछ विशेषता है जो इन्होंने बताया है। पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता है जिसे कहते हैं टॉय एज। इसी एज को टॉय एज कहा गया है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार आया है कि कौन सी अवस्था को टॉय एज कहा गया है। तो आप याद रखें कि पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज कहा गया है। इस अवस्था को एक और एज कहा गया है, क्या? क्वेश्चनिंग एज। इस एज में बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, यानी इसे हिंदी में कहते हैं जिज्ञासु।
बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं किसी बात को जानने के लिए कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है। इस प्रकार के प्रश्न आप इस उम्र के बच्चों के मुंह से बहुत अधिक सुनते होंगे, तो इसलिए इस पीरियड को क्वेश्चनिंग एज कहा गया है। इसी समय के एज को प्री स्कूल एज कहा गया है या फिर प्री गैंग एज, सुने होंगे आप, इसी एज को कहा गया है। इसी तरह लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसे प्ले एज कहा गया है। इस एज को गैंग एज कहा गया है क्योंकि इस एज में बच्चे गैंग बनाना शुरू कर देते हैं अपने साथियों के साथ। इस एज को स्कूल एज भी कहा गया है। ये सारे मेन पॉइंट आपके एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्कूल एज किस एज को कहा गया है, टॉय एज किस एज को कहा गया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे किस एज में करते हैं, इसलिए आप हर एक पॉइंट को अच्छे से याद रखें। आगे हम बात करेंगे जिस एज की, वह है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। एडोलेसेंस को कहा गया है हिंदी में किशोरावस्था। दोस्तों इस अवस्था को आप एक और नाम से सुने होंगे, वह क्या है, टीन एज। यह नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप सबके मुंह से सुना होगा किशोरावस्था के लिए कि टीनेजर है, टीनेज में है। क्या आपको पता है कि इस अवस्था को टीनेज सबसे पहले किसने कहा है? इस अवस्था को टीनेज सबसे पहले यूरोप के लोगों ने कहा है। इस अवस्था की भी बहुत सारी विशेषता हैं, ज़्यादातर विशेषता को आप सब जानते होंगे क्योंकि हम सब इस अवस्था से होके कुछ गुजरे हैं, कुछ गुजर रहे हैं। इस अवस्था में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, कुछ चेंज फिजिकल होता है और कुछ चेंज इमोशनल होता है। इसे हिंदी में कहेंगे शारीरिक चेंज या सांवेगिक चेंज, परिवर्तन। इस एज में बच्चे के बॉडी में भी बहुत सारा चेंज आता है, बच्चा इमोशनली भी बहुत ज़्यादा बदलता है। दोस्तों आप और हम इस एज में देखे होंगे कि इस एज में जो बच्चे का एनर्जी लेवल होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई रहता है। इस एज की एक और खासियत है कि इस एज में बच्चा हीरो वर्शिप शुरू कर देता है, यानी किसी को हीरो मान लेता है। हीरो वर्शिप को हिंदी में कहते हैं वीर पूजा, यानी इसी एज में बच्चा वीर पूजा करना शुरू कर देता है, हीरो वर्शिप करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट है, कुछ खास पॉइंट है एडोलेसेंस के बारे में। एक और पॉइंट, आपने एक नाम सुना होगा, हिंदी में ही लिख देती हूँ, स्टैनले हॉल का। इन्होंने एक बुक लिखा जो इस पॉइंट के लिए बहुत ही फेमस है। स्टैनले हॉल ने एक बुक लिखा, इस बुक का नाम क्या है आपसे यह पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे इस बुक का नाम है एडोलेसेंस। आप यह भी हमेशा याद रखें। तो यहीं पे ख़त्म होता है एडोलेसेंस पीरियड। अब आगे बात करते हैं एरियाज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के क्षेत्र के बारे में जानना। विकास के क्षेत्र को ही एरिया को ही कहा जाता है डोमेन। तो अब पढ़ेंगे एरिया ऑफ डोमेन यानी एरिया ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के क्षेत्र को। तो विकास के क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिकल यानी शारीरिक चेंज, दूसरा मेंटल यानी मानसिक परिवर्तन, तीसरा सोशल यानी सामाजिक परिवर्तन, चौथा मोरल यानी नैतिक परिवर्तन, पांचवा इमोशनल सामूहिक परिवर्तन और लैंग्वेज यानी भाषा में जो परिवर्तन आता है वो। दोस्तों यहाँ मेंटल चेंज जो है इसी को लैंग्वेज चेंज के अंदर रखा गया है और सोशल चेंज को ही
मोरल चेंज के अंदर रखा गया है। तो आप हमेशा ये चीज़ याद नहीं, सोशल चेंज को इमोशनल चेंज के अंदर रखा गया है। यानी एरिया ऑफ डेवलपमेंट जो है, इसको वैसे तो 6 है एरिया डेवलपमेंट के, लेकिन इसको मेनली 4 पॉइंट में आगे डिवाइड किया गया है। जो 4 पॉइंट आगे लिखा हुआ है वह पॉइंट है, पहला फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा सोशल और चौथा इमोशनल। यानी यह 4 मेन डोमेन है डेवलपमेंट के, शारीरिक, सामवेगिक, सामाजिक और इमोशनल। यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं अब याद नहीं आ रहा। आगे हम जानेंगे। इससे रिलेटेड एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है पहले। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो अभी हम विकास के व्यापक आयाम यानी ब्रॉड डोमेन्स पढ़ के हटे हैं, तो इसी से रिलेटेड है यह क्वेश्चन। उम्मीद है आप समझ जाएंगे और बना भी पाएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला है संवेगात्मक, हम पढ़े हैं इमोशनल। दूसरा है बौद्धिक, यह हमने नहीं पढ़ा, इसका मतलब यह ऑप्शन गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं शारीरिक, ये हमने पढ़ा है, लेकिन व्यक्तिगत, आध्यात्मिक, ये विकास का आयाम हमने नहीं पढ़ा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, शारीरिक, ये दोनों सही है। व्यक्तिगत और स्व, ये दोनों हमने नहीं पढ़ा है, और इसका मतलब ये 3 गलत है। तो आप वैसे ही देख सकते हैं कि चौथा ऑप्शन ही सही होगा, लेकिन हम समझ लेते हैं चौथे ऑप्शन क्या है। चौथा में है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, जो कि 4 मेन डोमेन अभी हम पढ़े हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डायरेक्शंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की दिशा। बच्चे में जो विकास होता है वो किस दिशा में होता है। तो इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक सेफेलोकॉर्डियल डेवलपमेंट और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में शीर्षगामी और अधोगामी कहा जाता है। अब समझते हैं कि यह दोनों डेवलपमेंट का दिशा डायरेक्शन है क्या। शीर्षगामी में होता है कि बच्चे का जो विकास होता है वह हेड टू टो, यानी सिर से पैर की तरफ होता है। यानी बच्चे का जो विकास होगा उसमें बच्चा सबसे पहले अपने हेड पे कंट्रोल होगा उसका, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उसका विकास बढ़ता जाएगा। पहले बच्चा अपने सिर को हिलाना शुरू करेगा, फिर अपने बीच वाले बॉडी पार्ट को, फिर धीरे धीरे बच्चा पैर पे उठना शुरू करेगा। पहले देखे होंगे लेटा रहता है, फिर बैठ पाता है थोड़ा सा, फिर अच्छे से बैठ पाता है, फिर चलना शुरू करता है। इस तरह के विकास को हम कहते हैं सेफेलोकॉर्डल, यानी हेड टू टो जो विकास होता है उसे कहते हैं शीर्षगामी। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, यानी अधोगामी। अधोगामी कहाँ होता है, फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, यानी बच्चे के शरीर के मध्य से बाहर की ओर। यानी बच्चे का जो सबसे पहले होगा विकास, वो हाथ से समझते हैं। जैसे हाथ का विकास होगा तो सबसे पहले बच्चे की हथेली पे उसका पकड़ होगा, फिर धीरे धीरे पहले बाजू पे होगा, फिर हथेली पे, फिर उंगलियों पे। इस तरह से जो अंदर से बाहर की ओर विकास होता है उस विकास को कहते हैं अधोगामी, यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है मोटर स्किल्स डेवलपमेंट, यानी चालक विकास। बच्चे में चालक विकास होता है कैसे, 2 प्रकार से। एक होता है ग्रॉस मोटर, ग्रॉस का मतलब होता है अधिक मान ले, और फाइन मोटर में थोड़ा। ग्रॉस मोटर स्किल आप नाम से ही समझ सकते हैं कि बिग मसल्स मूवमेंट, यानी इसमें बच्चा अपने बड़ी मांसपेशियों का मूवमेंट कर सकता है। दूसरा है फाइन मोटर स्किल, यानी स्मॉल मसल्स डेवलपमेंट, इसमें बच्चा अपने छोटे मसल्स का डेवलपमेंट कर सकता है। इसे हिंदी में अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक कहते हैं, और इसे परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक कहते हैं। आप याद रखिए कि पहले विकास होता है ग्रॉस मोटर का और बाद में होता है फाइन मोटर का। तो
चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यह दोनों है क्या। और जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ रहता है तो बच्चा जाके उसे सबसे पहले अपने पूरे हाथ से पकड़ना चाहता है, यानी अपने हथेली की सहायता से बच्चा किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है। वो अपने बड़े मसल्स का यूज़ करता है किसी चीज़ को पकड़ने में। आगे हम देखते हैं फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण कि अगर बच्चे के सामने फिर हम वही पेन डालते हैं जैसे, तो बच्चा उसे अपनी उंगलियों से पकड़ना शुरू करता है, यानी बच्चा अपनी उंगलियों यानी फाइन मोटर का यूज़ करना शुरू करता है। तो इस तरह के मोटर स्किल्स का जो मसल्स का फाइन मोटर का मसल्स का जो यूज़ होता है उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म चालक विकास। आगे देखते हैं, अगला है शेप ऑफ डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वह डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल होता है, यानी इसे हिंदी में कहते हैं वर्तुलाकार। वर्तुलाकार ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी यह स्पाइरली होता है, गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत, जिसे हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लें, पहला ये 6 होता है। पहला प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ रेट एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो कि यूनिफॉर्म नहीं होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड और प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। इसे हम अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, विकास की दिशा क्या है। तो हम पढ़े हैं कि विकास की दिशा सेफेलोकॉडल यानी सिर से पैर तक होती है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र बिंदु से बाहर की ओर भी होती है। तो इसका सही उदाहरण होगा विकास की दिशा ए और बी दोनों सही है। प्रॉक्सिमोडिस्टल भी सही है और सेफेलोकॉडल भी सही है। अगला एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक है। तो हम अभी पढ़े हैं कि चालक विकास पहले किस में होता है, ग्रॉस मोटर स्किल में, और बाद में किस में होता है, फाइन मोटर स्किल में, यानी यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला आगे यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।